अजीज दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, जय जिनेंद्र, गुड आफ्टरनून। जिस तरह आज हम देखते हैं कि पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश के मुसलमान श्री नरेंद्र मोदी जी से नफ़रत करते हैं, उनके साथ जो वो करते हैं उनसे डरते हैं, तभी ना। इसी तरह जब हम छोटे थे, कराची में रहते थे, तो पाकिस्तान में मुसलमानों के जहन पे एक ही नाम सवार होता था, श्री बाला साहब ठाकरे जी। और पाकिस्तानियों में वो एक खौफ का, हालांकि उन्होंने कभी पाकिस्तान से लड़ने की या पाकिस्तान में कोई टेररिस्ट नहीं भेजे, कुछ नहीं किया, लेकिन वो पाकिस्तान में उनको हिंदू एक्सट्रीमिस्ट और पता नहीं क्या क्या कहा जाता था, और वो एक खौफ की निशानी थे। इतना पाकिस्तानी बाला साहब ठाकरे जी से डरता था। और जो आज मोदी जी का खौफ है उससे कहीं ज़्यादा था। और मतलब पाकिस्तान में बालाजी का नाम आता था, बाला साहब का, तो रोंगटे खड़े हो जाते थे मुसलमानों के। और फिर वो बाला साहब जिन्होंने ज़िंदगी में कभी अपने उसूलों पे समझौता नहीं किया, उन्होंने कहा मैं सब कुछ ख़त्म कर दूंगा, शिवसेना ख़त्म कर दूंगा, सब कुछ ख़त्म कर दूंगा, लेकिन अपने उसूल नहीं तोड़ूंगा। लेकिन फिर वक्त ने देखा कि उनकी लेगेसी को तोड़ फोड़ दिया गया। और ये जो पिछले इलेक्शन महाराष्ट्र के हुए, इसमें बीजेपी के साथ मिल के लड़े शिवसेना के, और दोनों की आइडियोलॉजी एक ही थी, लेकिन इसके बावजूद कि बीजेपी की सबसे ज़्यादा सीटें थीं, उद्धव ठाकरे जी ने ये कहा कि प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर तो हम बनाएंगे, जबकि उसूली तौर पे जिसकी सबसे ज़्यादा सीटें होती हैं, और ज़्यादा भी डबल सीटें थीं इनसे, इसके बावजूद क्योंकि उनको लालच दी थी शरद पवार और कांग्रेस वगैरह ने, और वो उस लालच में आ गए, और इसके बाद इन्होंने समझौता कर लिया। फिर जितने अरसे वो सीएम रहे, तो इनके उसमें महाराष्ट्र में साधुओं की लिंचिंग हुई, वहाँ पे एंटी हिंदू एक्टिविटीज़ होती रहीं, ये खामोश रहे। क्या बाला साहब होते तो खामोश रहते? साधुओं की लिंचिंग हो ही नहीं सकती थी अगर बाला साहब होते तो। वो सीएम ना भी होते तो भी किसी की हिम्मत नहीं थी। फिर बंगाल में हुआ, ये खामोश रहे। केरला में हो रहा है, ये खामोश रहे। हर जगह हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हुआ, ये कभी बोले तक नहीं। राम मंदिर के ऊपर अगर बाला साहब होते तो सबसे आगे होते, लेकिन ये राम मंदिर के लिए भी डिप्लोमेसी का मुजाहरा करते रहे। और एंड पे फिर जो हुआ इनके साथ, तो शिवसेना में उद्धव ठाकरे जी या उनके पुत्र की आइडियोलॉजी पे लोग नहीं आए, शिवसेना में बाला साहब की आइडियोलॉजी को फॉलो करके लोग आए। तो फिर वो लोग एमएलए वगैरह जो हैं, वो सब उन्होंने कहा बहुत हो गया भाई, आप तो बाला साहब की लेगेसी को, पॉलिसी को, फिलोसॉफी को भूल ही गए, तो वो अलग हो गए। तो अब आप देखें, ये उद्धव ठाकरे जी हैं, ये जब सीएम थे तो पीछे ना छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति थी, ना बाला साहब की पिक्चर थी। और अब सीएम नहीं है तो वापस वही चीज़ें लेके आए हैं। इनको हिंदू याद आ रहा है, इनको हिंदुत्व याद आ रहा है, ये कह रहे हैं हमारे ऊपर जुल्म हुआ, हम हिंदुत्व की आइडियोलॉजी हैं। ये बातें इन्होंने जब तक सीएम रहे तब तक तो नहीं की। तो बड़ा अफसोस होता है। बाला साहब एक हिंदुओं के लिए एक बहुत बड़ा नाम थे, और इन्होंने उस नाम को, लेकिन बहरहाल अब देखते हैं क्या होता है। अब आते हैं, दूसरी एक स्टोरी है मेरे पास। देखें, ये जो 27 फरवरी 2002 गोधरा में जो ट्रेन को आग लगाई गई, वो कोई नहीं बोल रहा, और बदनाम किसको किया? सीएम नरेंद्र मोदी जी को। अजीज दोस्तों, 2000 मुसलमान आतंकवादी 27 फरवरी 2002 को
गोधरा में ट्रेन को आग लगाते हैं और उसमें 59 हिंदू, जिसमें 25 औरतें और 15 बच्चे थे, जल के कोयला बन जाते हैं। ये चीज अगर मुसलमानों के साथ होती ना तो पूरे भारत में ही आग लगा देते। लेकिन हिंदुओं ने जब फिर राइट्स शुरू हुए तो ये नहीं है कि वन साइडेड राइट्स थे, खाली मुसलमानों को मारा जा रहा था, ये तो पोर्ट्रे ऐसा किया गया। मैं कहता हूं अगर श्री नरेंद्र मोदी ना होते ना तो मुसलमानों का सफाया हो जाता गुजरात से। ये नरेंद्र मोदी जी हैं जिन्होंने बचाया। जैसे कि अमित शाह जी ने कहा कि जिस तरह भगवान शिव ने जहर पी लिया था, इसी तरह इन झूठे आरोपों का जहर श्री नरेंद्र मोदी जी 2002 से पीते आए हैं। उन्होंने कहा है कि मैंने करीब से देखा है मोदी जी को इस दर्द में, इन झूठे आरोपों पे। इसके बावजूद वो इंतज़ार करते रहे कि कानून सच्चाई को सामने लाएगा, और फिर कानून ने ये फैसला दिया कि ये सब झूठ है, बकवास है, सारे आरोप गलत हैं, और जिन्होंने ये इससे माल बनाया है इन आरोपों से, इसको आग लगाई है और मुसलमानों को भड़काते रहे हैं आज तक, उनमें से 3 नाम तो गिरफ्तार हो गए। संजीव भट्ट, श्री कुमार और तीस्ता सेतलवाद। तीस्ता सेतलवाद ने मोदी जी के खिलाफ इतने ज़्यादा प्रोपेगेंडा में हिस्सा लिया और विक्टिम ऑफ रायट्स के लिए एनजीओ के नाम पे करोड़ों रुपया जमा किए, और उन करोड़ों रुपयों से शराबें खरीदी, अपने लिए महंगी वेकेशंस की, और एक्सप्लॉइट किया आम मुसलमानों को वाक़यात को, जिसमें इस हद तक था कि ये एक झूठी स्टोरी घड़ती रही तीस्ता सेतलवाद कि कौसर बानू नामी एक औरत का पेट चीर के उसमें से बच्चा निकाल के फेंक दिया था। वो प्रेग्नेंट औरत थी कौसर बानू। जबकि 2010 में डॉक्टर कानोरिया, जिन्होंने उस औरत का पोस्टमार्टम किया था, उन्होंने कहा कि ये फैब्रिकेटेड स्टोरी है, ये घड़ी गई है स्टोरी, ये झूठी स्टोरी है। और ऐसे सारे वाक़यात जो कि ये घड़ते रहे हैं, ये सब झूठे साबित हुए हैं। ऐसे में एक औरत है राना अय्यूब। मैं कहता हूँ अगर राना अय्यूब को कोई उठा लेना कानून, इसके खिलाफ इतना बनता है कि इसके खिलाफ कि इसको तो ज़िंदगी भर भी आप जेल में रखें तो कम है। इसने इतने घिनौने काम किए हैं। ये तीस्ता सेतलवाद से 10 हाथ आगे है, और अगर आप इसको 20 साल बाद गिरफ्तार करेंगे तो क्या फ़ायदा। जैसे आज आप तीस्ता सेतलवाद को आज 20 साल बाद आप इसको गिरफ्तार कर रहे हैं। आपको पता है कि ये तीस्ता सेतलवाद जिस बंगले में रह रही है ना, मुंबई के पोश इलाके जूहू में हो वो बंगला, और वो अमिताभ बच्चन के बंगले से 3 गुना ज़्यादा बड़ा बंगला है। खाली उसमें 3 एकड़ का तो इसका अपना प्राइवेट लॉन है। कौन है भाई? इंडस्ट्रियलिस्ट तो नहीं है। चोरियां, डाकू, डकैती और अंग्रेज़ों की टट्टू खानदान है ये। तीस्ता सेतलवाद है ना, ये बेटी है, पोती है मोतीलाल चिमनलाल सेतलवाद। मोतीलाल चिमनलाल सेतलवाद बेटा है चिमनलाल हरिलाल सेतलवाद का। ये हंटर कमीशन बनाया था अंग्रेज़ों ने 1919 में। जालियनवाला बाग, आपको याद होगा कि जालियनवाला बाग में अंग्रेज़ों के जनरल डायर ने ओपन फायर करके सैकड़ों हिंदुस्तानियों को मार दिया था। तो उसके इंक्वायरी के लिए जो कमीशन बना था वो था हंटर कमीशन जालियनवाला बाग मैसेकर का। और चिमनलाल हीरालाल सेतलवाद, ग्रेट ग्रैंडफादर ऑफ तीस्ता,
ने जनरल डायर को क्लीन चिट दी थी और उन्होंने कहा था कि नहीं, कोई ऐसी चीज़ नहीं हुई है गैर कानूनी चीज़, और वो आज़ादी के क्रांतिकार थे और वगैरह वगैरह, गद्दार थे, फलान ठुमकान उनके ऊपर। अब आ जाए कि तीसरा के जो ग्रैंडफादर थे, मोतीलाल चिमनलाल सेतलवाद, जवाहरलाल नेहरू ने इनको अटॉर्नी जनरल बनाया था। अंग्रेज़ों से वफादारी नेहरू के एक एक काम में नज़र आई हमें। इस ख़ानदान को नेहरू ने नवाजा था। ये है इनकी असलियत। ये तीस्ता सेतलवाद को जो कोई सपोर्ट करता है ना, वो इस गुमान में ना रहे कि वो बच जाएगा, कानून पकड़ेगा। भारत में अदालतें मौजूद हैं और अदालतें देर से सही फैसले करती हैं। तो अजीज़ दोस्तों, तीस्ता सेतलवाद ने इतना प्रोपेगेंडा किया। मेरे पास लंबी लिस्ट है, आपके आजकल ये खबर बहुत ज़्यादा चली है, आप लोगों ने सुन ली होगी। मैं आपको सिर्फ ये 2-3 चीज़ें कि ये किसकी पोती है, इसके पुरखों का क्या काम रहा है भारत में, और यहाँ पे मैं वापस भारत सरकार से, कानून से, पुलिस से, अदालत से, सबसे विनती करता हूँ कि जिसने गुजरात पाइल्स, क्योंकि इसकी तो पाइल्स है, ये राणा अय्यूब की नाम है फाइल्स, तो इसकी जो किताब है ना गुजरात पाइल्स, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने फिक्शन करार दिया था, और इसने भी सुप्रीम कोर्ट में पसूड़ी खा ली थी कि नहीं मैंने तो ऐसे ही वाक़यात किए थे। इसकी किताब को बैन लगाना चाहिए। और इस बेगैरत बेशर्म ने तीस्ता के गिरफ्तार होने के बाद अपनी किताब की और पब्लिसिटियाँ कर रही है ट्विटर पे और इंस्टाग्राम पे कि ये देखो गुजरात के असल वाक़यात, गोधरा के असल वाक़यात पढ़ने के लिए मेरी किताब खरीदें। ये सिर्फ माल बनाना जानती है। आप देख लें, पिछले 4 महीने का इसका ट्रैक रिकॉर्ड देख लें। भारत में जहाँ जहाँ आतंक होता है, ये मिर्चें लगा रही होती है, और कहाँ बैठ के लगा रही होती है, या तो केरला के स्विमिंग पूल में, या न्यूयॉर्क के किसी 5 स्टार होटल के बाथटब में, या किसी डिस्को के फ्लोर पे, या वॉशिंगटन में किसी 5 स्टार कैफ़े में बैठ के आम मुसलमानों को भड़का रही होती है। या आम मुसलमानों को समझने की ज़रूरत है कि राणा अय्यूब तुम लोगों का इतना गंदा यूज़ कर रही है, और कानून को राणा अय्यूब को उठा के गिरफ्तार करके सज़ा देनी चाहिए, 10 बार सज़ाए उम्र कैद, उल्टा लटका के इसको लित्तड़ मारने चाहिए अगर कहीं वाकई कानून हिलता है तो। ये इसी काबिल है। तीस्ता सेतलवाद से 10 हाथ आगे है राणा अय्यूब, अरफा खानम शेरवानी। आप 3-4 को पकड़ लें और कानूनन उनको सज़ा दें। मैं हमेशा यही कहता रहा हूँ कि ना आम आदमी ना करे कुछ भी, कानूनन इनको सज़ा दें। आप यकीन माने भारत में किसी की हिम्मत नहीं होगी गद्दारी करने की। फ्रीडम ऑफ स्पीच का मैं सबसे बड़ा एडवोकेट हूँ, बट दिस इज़ नॉट फ्रीडम ऑफ स्पीच। ये पॉइजन फैलाने वाली पॉलिसी है। अजीज दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर योर सपोर्ट। कीप सपोर्टिंग। जय हिंद।